Hello students, we are going to study a topic of photosynthesis. photosynthesis चैप्टर में से नीट में 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस टॉपिक चैप्टर हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका आज हम टॉपिक पढ़ेंगे केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल केल्विन साइकिल से पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? लाइट रिएक्शन पूरी हमने पढ़ ली है, और लाइट रिएक्शन में हमने एटीपी बना लिया और NADPH प्लस H प्लस बना लिया। ये दोनों यूज होंगे डार्क रिएक्शन में, तो हमें इनको यूज करने वाला प्रोसेस पढ़ना है। वो प्रोसेस इन एटीपी और NADPH को यूज करके बाहर से CO2 भी यूज करेगा, जिससे फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा ग्लूकोज। तो ओवरऑल केल्विन साइकिल में क्या होने वाला है कि CO2 का फिक्सेशन होगा, CO2 फिक्सेशन, और उससे एक प्रोडक्ट बनाया जाएगा जिसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितने कार्बन है? ग्लूकोज में 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल किससे बनने वाला है? 1 कार्बन कंपाउंड CO2 से। तो क्या हम एक CO2 से 6 कार्बन का एक ग्लूकोज बना लेंगे? आंसर इज नो। तो हमें एट लीस्ट फुल ग्लूकोज बनाने के लिए कितने CO2 की रिक्वायरमेंट होगी? आंसर इज 6। 6 CO2 यूज करेंगे तब जाके एटलीस्ट 1 ग्लूकोज बनेगा। तो 6 CO2 का फिक्सेशन होगा तब जाके एक ग्लूकोज बनने वाला है। तो आइए हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे अब कि केल्विन साइकिल कैसे चलेगा। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं केल्विन साइकिल। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, केल्विन साइकिल। इसको हम बोलते हैं C3 साइकिल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड C3 साइकिल। और अभी साइकिल पढ़ते पढ़ते हम जानेंगे कि इसको C3 साइकिल भी क्यों कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक CO2 लेके देखते हैं कि एक CO2 हम यूज करें अगर, और CO2 को किसी केमिकल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मतलब कोई केमिकल कंपाउंड रिएक्ट करता है जिसका नाम है RUBP। RUBP CO2 को रिसीव करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला है। तो RUBP की फुल फॉर्म क्या है? RUBP इज राइबुलोज, राइबुलोज 1,5 बिसफोस्फेट, फोस्फेट, राइबुलोज 1,5 बिसफोस्फेट। राइबुलोज 1,5 बिसफोस्फेट में कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन। अभी हमने इसका एक मॉलिक्यूल लिया है, तो ये देखिए कि 5 कार्बन है RUBP में। 1 2 3 4 5 कार्बन। CO2 में कितने कार्बन है? 1 कार्बन। अभी हम एक एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं इनका सिंपल वे में समझने के लिए। CO2 में 1 कार्बन है, RUBP में 5 कार्बन है। तो 5 प्लस 1 कितने कार्बन हुए? 6 कार्बन। मीन हमारी पॉकेट में ओवरऑल 6 कार्बन आ गए यहां रिएक्शन के एंड में। तो 6 कार्बन से हम कुछ भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है उस रिएक्शन में एंजाइम्स के ऊपर कि वो कैसा प्रोडक्ट बनाएंगे। 6 कार्बन से 6 कार्बन का एक प्रोडक्ट भी बन सकता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है 6 कार्बन से 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल भी बन सकते हैं। तो यहां देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, सिर्फ यही कंपाउंड बनेगा 3 कार्बन।
तो आप बोलोगे कि सर 6 कार्बन थे, 3 कार्बन कैसे रिड्यूस कैसे हो गए? रिड्यूस नहीं हुए, 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनेगा तो 3 3 के 2 मॉलिक्यूल यहां तैयार हो जाए। क्या बोला मैंने? 6 कार्बन हमारे पास टोटल थे, 6 कार्बन को 2 में स्प्लिट कर दिया, 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन, तो 3 कार्बन कितने हो गए? 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल बनेंगे जिसमें हर एक क्या है? 3 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। इसका नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं 3 PGA। और 3 PGA की फुल फॉर्म क्या है? 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। फोस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड मीन 3 PGA। और 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड में कार्बन कितने हैं? ऑब्वियसली 3 PGA हैव 3 कार्बन कंपाउंड। 3 कार्बन कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है, तो इसके मॉलिक्यूल कितने बने हैं? इसके मॉलिक्यूल बने हैं 2 मॉलिक्यूल्स। तो सिंपली हमने क्या किया, 1 कार्बन एक साइड से लिया है, 5 कार्बन एक साइड से लिया है, दोनों के कार्बन हुए 6, और 6 कार्बन को हमने 3 + 3 में तोड़ दिया। तो हमारे पास रिजल्टेंट जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना है वो 2 मॉलिक्यूल बने हैं, और ईच मॉलिक्यूल हैव 3 कार्बन। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। चलो आगे चलते हैं अगर इतना समझ आ गया है। अब देखिए, इनमें टोटल 6 कार्बन है। टोटल इनमें 3 कार्बन का कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल है, तो 3 3 के 2 मॉलिक्यूल 6 कार्बन हुए। बट हम अभी पढ़ के हटे कि वी हैव टू फॉर्म एटलीस्ट 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो एक ग्लूकोज अगर यहां से हम बनाए, मैं थोड़ा रफ बनाता हूं, कि अगर एक ग्लूकोज बनाए यहां से, तो ग्लूकोज में एटलीस्ट हमें 6 कार्बन चाहिए। इनके भी टोटल कितने कार्बन है? 3 PGA में 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन से टोटल हम 6 कार्बन का ग्लूकोज अगर बना लेंगे, तो ये साइकिल आगे नहीं चलेगा, ये साइकिल इस रास्ते पे नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। सब कुछ आपने ग्लूकोज कन्वर्ट करने में यूज कर लिया। 6 कार्बन आपके पास थे, 6 कार्बन आपने ग्लूकोज में फिक्स कर दिए, तो आपके पास क्या बचा? 0। तो अगर आपके पास कुछ बचा नहीं है, तो आरयूबीपी इसका मतलब आपने रिएक्शन में यूज कर लिया, और आरयूबीपी से ग्लूकोज बना दिया। आरयूबीपी को, आरयूबीपी के 5 कार्बन आपने ग्लूकोज बनाने में यूज कर लिए। तो क्या हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ा था ये कि आरयूबीपी से हम ग्लूकोज बनाएंगे? हमने क्या पढ़ा था कि हम CO2 से ग्लूकोज बनाएंगे, और CO2 कितनी चाहिएगी हमें? 1 नहीं, 6। अगर कोई CO2 के साथ कोई आरयूबीपी वगैरह कुछ भी यूज होता है, उसको अनयूज्ड रखना पड़ेगा। मीन वो हमें रिएक्शन में यूज नहीं करना ग्लूकोज बनाने के लिए, उसको वापस तैयार करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम एक CO2 से पूरा ग्लूकोज नहीं बना सकते, आगे रिएक्शन जस्टिफाई नहीं होती है। तो फिर हमने क्या गलती की है? गलती नहीं की है, हमने सिर्फ CO2 के कम मॉलिक्यूल लिए हैं ग्लूकोज बनाने के लिए। इससे एक कंप्लीट ग्लूकोज नहीं बन पाएगा, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन सिर्फ CO2 के ही होने चाहिए थे। तो अगर CO2 ओनली अपने कार्बन देती है, तो फिर CO2
6 चाहिए हमें। अगर CO2 6 चाहिए, इस इसका मतलब है कि ये साइकिल फिर 6 बार चलेगा। एक बार CO2 यूज होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी। RUBP भी उसके लिए कितने चाहिए? 6। क्योंकि एक CO2 के लिए अगर एक RUBP लग रहा था, तो 6 CO2 के लिए ऑब्वियसली 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP यूज होंगे। तो अगर आपने इनपुट को 6 टाइम इंक्रीज कर दिया, तो आपकी आउटपुट भी कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 6 टाइम। तो अब आप देखिए, पहले यहाँ पे क्या था? पहले यहाँ पे 5 कार्बन + 1 कार्बन 6 कार्बन थे, जिसको हमने 3 3 में तोड़ा था। ये बेसिक है कॉन्सेप्ट। पर हम अगर CO2 6 यूज करते हैं, तो 1 की जगह क्या आएगा? 6। अगर हम RUBP 6 यूज करते हैं, तो RUBP के कितने टोटल कार्बन हो जाएंगे? वो हैं, एक ये 5 कार्बन और 6 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन है, तो 6 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? उसके 6 गुना, मीन 30 कार्बन। तो अब ये इक्वेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। हम यहाँ पे क्या करेंगे? CO2 के कितने कार्बन है? 6 कार्बन, क्योंकि हर एक CO2 में 1 कार्बन है। RUBP में कितने कार्बन है? 5 × 6। 5 × 6 कितने? 30। तो टोटल कार्बन कितने हुए? 36। पिछली बार 6 कार्बन थे। अब हमने हर चीज को 6 6 टाइम बढ़ा दिया, तो टोटल कार्बन का 6 टाइम कितना हुआ? 36 कार्बन। अब हम 36 कार्बन से सेम वही प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अगर 6 कार्बन से 2 मॉलिक्यूल बन रहे थे, तो 36 से कितने बनेंगे? हम डायरेक्टली इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल तो बनाना ही बनाना है। तो फिर 36 से हम डिवाइड कर देंगे 3 से। 36 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या हुआ? 12 मॉलिक्यूल। या फिर आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि जितने PGA पहले बन रहे थे, उसका 6 टाइम, मतलब 2 बन रहे थे पहले, अब कितने बनेंगे? 12। 12 मॉलिक्यूल हमें मिले। हमें कुछ नहीं किया है यहाँ पे, सिर्फ CO2 को 6 गुना किया है, RUBP को 6 गुना किया है, जो प्रोडक्ट बन रहे थे उसको भी 6 गुना कर दिया। मतलब हर एक मॉलिक्यूल को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हर चीज 6 गुना हो गई। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब आगे चलते हैं। अगर इतना समझ आ गया है कि ये कार्बन की कैलकुलेशन क्या है, तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे थे 36 मॉलिक्यूल, ये हमारी फाइनल रिएक्शन है। 36 को फिर हमने डिवाइड किया, 36 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनाना है। तो आंसर आया 12 मॉलिक्यूल। और 12 मॉलिक्यूल हमारे PGA के बने। ठीक है। तो अगर ये कैलकुलेशन दिमाग में ना चढ़े, तो डायरेक्टली हमें इतना सोचना है कि हर एक चीज को हमने 6 टाइम किया, CO2 को भी, RUBP को भी, और प्रोडक्ट जो PGA बन रहा है वो भी 6 टाइम हो जाएगा। पहले 2 मॉलिक्यूल बन रहे थे, अब बनेंगे उसका 6 टाइम, दैट इज 12 मॉलिक्यूल। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन का नाम है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पे एक एंजाइम इंपॉर्टेंट वाला यूज होता है, जिसका नाम है रूबिस्को। रूबिस्को। इसकी फुल फॉर्म है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इसकी फुल फॉर्म हम बाद में लिखवाएंगे।
तो फर्स्ट स्टेप हमारा पूरा हुआ। फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट बना है, जो कि फर्स्ट प्रोडक्ट है। फर्स्ट प्रोडक्ट में कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन। 3 कार्बन फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट में है, इसलिए इस साइकिल को हम क्या बोलेंगे? C3 साइकिल। इसको C3 साइकिल बोला जा रहा है। दैट्स वाई, क्योंकि इसमें 3 कार्बन का फर्स्ट मॉलिक्यूल बना है, स्टेबल प्रोडक्ट। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड C3 साइकिल। तो हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन में बार बार पूछते हैं कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है, CO2 एक्सेप्टर कौन सा होता है, और रॉ मटेरियल कौन सा होता है जिससे कार्बन बनती है। वो है CO2। क्या बोला हमने? रॉ मटेरियल CO2 होता है, CO2 को एक्सेप्ट करने वाला RUBP होता है। कार्बन नंबर कितने हैं? 5 हैं। PGA कितने बने? 12 मॉलिक्यूल बने 6 CO2 के अकॉर्डिंग। और PGA में कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हमें वो चीजें याद आएंगी जो लाइट रिएक्शन में बन चुकी। तो लाइट रिएक्शन पहले हो चुकी है। लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट बने हैं क्या क्या? ATP बना है, और NADPH+ बना है। ओके। हमने पहले ही पढ़ा है कि लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो डार्क रिएक्शन में यूज होगा। तो डार्क रिएक्शन में अब सेकंड स्टेप में वो यूज होने वाले हैं। कितने मॉलिक्यूल प्रोसेस होने हैं यहाँ? यहाँ 12 मॉलिक्यूल हैं। तो 12 मॉलिक्यूल अब रिएक्शन करने वाले हैं। 12 मॉलिक्यूल ऑफ PGA रिएक्शन करेंगे ये। तो हर एक मॉलिक्यूल को एक ATP चाहिए, हर एक मॉलिक्यूल को एक NADPH चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि वी नीड 12 ATP और 12 NADPH+ टू पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ये 12 मॉलिक्यूल यहाँ यूज होंगे। ठीक है। ATP अपनी एनर्जी देगा, NADPH अपने हाइड्रोजन देगा, और उससे प्रोडक्ट क्या बनेगा? उससे प्रोडक्ट बनेगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। प्रोडक्ट का नाम होगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। 3 फॉस्फेट। इसको हम G3P बोल सकते हैं। G3P। एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिखा है ट्रायोज फॉस्फेट। हम ट्रायोज फॉस्फेट भी लिख सकते हैं। ट्रायोज का मतलब है 3 कार्बन वाले, ट्रायोज फॉस्फेट। तो ट्रायोज वर्ड से पता लगता है कि इनमें कार्बन कितने हैं। पर अगर नहीं पता लगता है तो हमें पहले से पता है कि इन ऊपर वाले प्रोडक्ट में 3 कार्बन थे, तो इनमें भी कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन। क्योंकि कोई कार्बन निकला नहीं है, कोई कार्बन एंटर नहीं किया है। किसी कार्बन की एंट्री नहीं हुई है इस रिएक्शन में, क्योंकि ना तो ATP कार्बन देता है ना लेता है, और ना ही NADPH कार्बन देता है ना लेता है। तो कार्बन का कोई फेरबदल नहीं होने वाला। कार्बन का अगर फेरबदल नहीं होने वाला है तो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल एज इट इज यहाँ बनेंगे। तो यहाँ पे भी 1 कार्बन, 3 कार्बन, और सॉरी 2 कार्बन, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा। और मॉलिक्यूल कितने बनेंगे? ये 12 मॉलिक्यूल ही रहेंगे। 12 मॉलिक्यूल ही रहेंगे ये, क्योंकि मॉलिक्यूल कम ज्यादा नहीं हुए। ठीक है। दो लॉजिक हमने पढ़े हैं। क्या? पहला तो ATP और NADPH इस रिएक्शन में कार्बन का चेंज नहीं करवाते। तो ऊपर वाला प्रोडक्ट जो है
वो नीचे प्रोडक्ट में, नीचे ऊपर वाला जो सबस्टेट नीचे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हुए कार्बन रिड्यूस या इंक्रीज नहीं कर पाएगा। तो ऊपर के 3 कार्बन जैसे हैं वैसे ही नीचे 3 कार्बन रहेंगे। सेकंड क्या है? सेकंड, ऊपर 12 मॉलिक्यूल थे तो नीचे भी 12 मॉलिक्यूल ही रहेंगे, क्योंकि ना मॉलिक्यूल कोई रिड्यूस हुआ है ना ही इंक्रीज हुआ है। अब थर्ड लॉजिक कौन सा है? थर्ड लॉजिक ये है कि ऊपर वाला केमिकल कंपाउंड कैसा है? एसिड है, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इस एसिड के साथ रिएक्शन की है NADPH H प्लस ने। तो NADPH प्लस H प्लस ने रिएक्शन की तो इस एसिड को कन्वर्ट कर दिया एल्डिहाइड में। तो हम इसको एसिड नहीं बोल रहे, हम इसको बोल रहे हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, तीनों लॉजिक याद होने चाहिए इस स्टेप पे। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन NADPH से ट्रांसफर हुए और केमिकल कंपाउंड में चले गए, तो वहां पे हुआ रिडक्शन। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट में कार्बन फिक्स हुआ था, कार्बन यूज हुआ था, इस फर्स्ट स्टेप को हमने बोला कार्बोक्सिलेशन। तो फर्स्ट स्टेप था कार्बोक्सिलेशन, सेकंड स्टेप है रिडक्शन। रिडक्शन का प्रोडक्ट ट्रायोस फोस्फेट G3P या फिर ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आता है। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि हम इनसे अब फाइनली ग्लूकोज बना सकते हैं। फाइनली ग्लूकोज बनाएंगे तो ग्लूकोज बनाने के लिए हमें कितने कार्बन चाहिए? 6 कार्बन। 6 कार्बन में, सॉरी, ग्लूकोज के 6 कार्बन हमें तैयार करने हैं, क्योंकि हमें फाइनली केल्विन साइकिल में 6 कार्बन तैयार करने। तो 6 कार्बन हम कहाँ से लेंगे? इन G3P से लेंगे। तो इससे 6 कार्बन हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो, इसके 12 मॉलिक्यूल हैं टोटल। एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड है। तो अगर हम एक 3 कार्बन का कंपाउंड ले लें प्लस दूसरा 3 कार्बन का कंपाउंड ले लें ऊपर से, तो 2 मॉलिक्यूल से एक 6 कार्बन का कंपाउंड हमारा बन जाए। क्या बोला हमने? ऊपर से हम 3 कार्बन के कंपाउंड 2 ले लें तो दोनों से 6 कार्बन की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाएगी। तो वो कैसे होगा? हम इसके 2 मॉलिक्यूल निकाल देंगे। तो यहाँ पे नीचे की तरफ 2 मॉलिक्यूल यूज हो गए। 2 मॉलिक्यूल नीचे यूज हो गए G3P के। अगर 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनने में यूज हो गए तो फिर यहाँ कितने बचेंगे? जो बचेंगे वो ऊपर की तरफ आगे रिएक्शन में चले जाए। तो 12 मॉलिक्यूल में से 2 मॉलिक्यूल हमने ग्लूकोज बनाने में यूज किए हैं, तो हमारे पास बचे 10 मॉलिक्यूल। 10 मॉलिक्यूल, 12 में से 10 रह गए, और जो 10 बचे हैं वो एज इट इज अगली रिएक्शन में आए हैं। तो केमिकल कन्वर्जन तो नहीं हुआ, तो सेम टू सेम क्या रहेगा? ये ट्रायोज फोस्फेट, ट्रायोज फोस्फेट। ट्रायोस फोस्फेट में हर एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हैं? 3 ही कार्बन है, जो पहली रिएक्शन में थे। चाहे आप इसको बोलो G3P, 3 कार्बन के 10 मॉलिक्यूल आ गए। हमें फोकस करना है 10 मॉलिक्यूल पे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हमने यूज कर लिए ग्लूकोज बनाने में, ये 2 मॉलिक्यूल। तो 12 में से 2 माइनस कर दिए, हमारे लेफ्ट रह गए 10 मॉलिक्यूल।
अब जरा यहाँ पे देखो कि 10 मॉलिक्यूल टोटल है, एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है, तो टोटल कार्बन कितने हुए? टोटल हुए 30। हमने आरयूबीपी यूज किया था उस रिएक्शन में, तो आरयूबीपी के टोटल कार्बन हमने कितने यूज किए थे? 5 कार्बन, 6 मॉलिक्यूल, इसके भी कितने? 30। मतलब हम लास्ट में एंड पॉइंट पे वहां आ चुके हैं, जो हमने कार्बन उधार लिए थे वही कार्बन हम वापस दे सकते हैं। मतलब हमने जो भी लोन लिया था वो हम रीपे कर सकते हैं। जो चीज हमने उधार ली थी यूज करने के लिए, वो हमने वापस लौटानी है। तो वो वापस लौटाने के लिए ये केमिकल कन्वर्जन होगा। मतलब ये 30 कार्बन इन 30 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे आरयूबीपी को रीजनरेट कर रहे हैं, तो इस स्टेप का नाम होगा रीजनरेशन। इस स्टेप का नाम होगा रीजनरेशन। रीजनरेशन करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इस स्टेप पे थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी। एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इस रिएक्शन में एटीपी यूज होंगे, 6 एटीपी यूज होंगे, क्योंकि हमें 6 मॉलिक्यूल आरयूबीपी के रीजनरेट करने हैं। तो 6 एटीपी यूज होके 6 एडीपी बनेंगे, एडीपी। तो जरा देखिए, एटीपी 6 यूज किए, 12 एटीपी ये यूज किए, तो टोटल एटीपी हमने कितने यूज कर लिए? 12 + 6 = 18। NADPH हमने कितने यूज किए हैं? 12। NADPH, NADPH हमने कितने यूज कर लिए? 12। तो स्टूडेंट एक एक तो ये पूरा स्टेप है, हर स्टेप के बारे में पूछा जा सकता है। रिडक्शन क्या है, कार्बोक्सिलेशन क्या है, रीजनरेशन में क्या होता है, कितने कार्बन ऊपर हैं, कितने कार्बन नीचे हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा के लिए। पीजीए क्या है, इसमें कार्बन कितने हैं, ये फर्स्ट प्रोडक्ट है कि नहीं है, ये किस साइकिल का हिस्सा है। और बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पार्ट है कि एनएडीपीएच कितने यूज होंगे, किस स्टेप में होंगे, एटीपी 12 कौन से स्टेप में यूज होते हैं, 6 कौन से स्टेप में यूज होते हैं, कार्बन कितने रिक्वायर्ड होंगे, एक कार्बन के हिसाब से हमारा खर्चा क्या आएगा, एक्सपेंसेस क्या आएंगे C3 साइकिल के, 2 कार्बन के अकॉर्डिंग कितने आएंगे, 5 कार्बन के अकॉर्डिंग कितने आएंगे, ये सारी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी पूरी कैलकुलेशन और जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं वो हम कर सकते हैं C3 साइकिल के रिगार्डिंग। थैंक यू।